हेलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव्स कंप्लीट किया था। वहां तक अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए, वरना उसके आगे बढ़ते हैं। नो सर, नहीं है। ठीक है। मैंने आपको स्टेशनरी वेव्स और नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन कैसे निकालते हैं वो सिखाया था। आज हमें उसके आगे बढ़ना है। स्टेशनरी वेव्स ऑन ए सर स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। हाँ बोलो बेटा। सर वेव्स के नोट्स आपने सेंड नहीं किए थे। अच्छा, मेरे पास देखने पड़ेंगे मुझे। मैं करता हूँ बेटा इसको। आप मुझे एक बार ना व्हाट्सएप में डाल देना, तो मुझे याद रहेगा। भी क्लास के बाद मैं यहाँ से डाउनलोड करने पड़ेंगे मुझे वेबसाइट से, फिर सेंड करने होंगे। अभी है नहीं मेरे पास डायरेक्टली। तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, तो मुझे रिमाइंडर पड़ा रहेगा, मैं कर दूंगा। ठीक है। यस सर। स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग को खींच के रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, इसको स्ट्रिंग को खींच के रखा हुआ है, इसमें स्टेशनरी वेव बनती है। तो इसके अलग अलग मोड्स कौन कौन से हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, ये आपके पास जो स्ट्रिंग के एंड्स होते हैं, एंड्स यानी x0 इनिशियल पॉइंट और x इज इक्वल टू l यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। x0 यानी इनिशियल पॉइंट, x इज इक्वल टू l। तो एंड्स पे हमेशा नोड बनती है। क्या बनती है? एंड्स पे नोड बनती है। नोड्स आर फॉर्म्ड एट द एंड्स। तो इसमें अलग अलग तरीके से स्टेशनरी वेव फॉर्म हो सकती है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है फंडामेंटल मोड, कि दोनों एंड्स पे नोड बनी और बीच में एंटी नोड। दूसरा तरीका, दो लूप्स बनी। पहले तरीके में एक लूप बनी, दूसरे तरीके में दो लूप्स बनी, तीसरे तरीके में तीन लूप्स बनी, चौथे तरीके में चार लूप्स बनी, एंड सो ऑन। इस तरह। गेटिंग इट? अब देखिए जरा। तो हमें सबको पता है कि ये जो कंप्लीट वेव होती है वेवलेंथ के बराबर होती है। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। तो एक लूप जो होती है वो लैम्डा बाई टू होती है, पता है ना। एक वेव जो होती है वो लैम्डा बाई टू होती है। ये फुल लैम्डा है। तो एक लूप इज लैम्डा बाई टू। तो अब आप यहां पर देखें तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? फर्स्ट केस में लैम्डा बाई टू। सेकेंड केस में लेंथ कितनी है? लैम्डा के बराबर। थर्ड केस में लेंथ कितनी है? थ्री लैम्डा बाई टू। इससे अगला केस जो बनेगा उसमें क्या आएगी? फोर लैम्डा बाई टू यानी टू लैम्डा। जो अगला केस बनेगा उसमें कितनी बनेगी? चार लूप्स बन जाएंगी। एक, दो, तीन, चार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। यस सर, आ रहा है समझ। ये आपके पास इस तरह। तो वेवलेंथ छोटी होती जा रही है बेसिकली, अगर आप ध्यान दे रहे हो। ठीक है। तो अगर मैं बहुत ध्यान से देखना बेटा, तो पहले वाले को बोला लैम्डा वन, दूसरे वाले को बोला लैम्डा टू, तीसरे मोड को बोला लैम्डा थ्री, चौथे को बोला लैम्डा फोर। क्लियर? तो लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है? टू लेंथ के बराबर। लैम्डा टू कितना है? एल के बराबर। लैम्डा कितनी थ्री कितना है? टू एल बाई थ्री के बराबर। लैम्डा फोर कितना है? देखिए एल बाई टू के बराबर। देखो, ये अलग अलग वेवलेंथ आ गई आपके पास अलग अलग केस में। अब जो हमारे पास सबसे पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर जीरोथ ओवरटोन। ये तीन नाम है इसके। ओवरटोन यानी एक्स्ट्रा टोन, कोई एक्स्ट्रा टोन नहीं है इसमें। जीरोथ ओवरटोन पहले वाले तरीके को, फर्स्ट वाले को। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? सेकंड हार्मोनिक, ध्यान देना। या फिर फर्स्ट ओवरटोन। ये नाम लेने का तरीका बता रहा हूँ। तीसरे वाले को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। चौथा वाला फोर्थ हार्मोनिक, एंड सो ऑन। तो नाम लिखना आपको आ गया है। चार मोड्स मैंने डिस्कस किए। तो अब आपको चारों मोड्स में फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेवलेंथ। तो पहले मोड में आपने देखा, ये मैंने ऊपर, ये दूसरा मोड, ये तीसरा मोड और ये चौथा मोड। चार मोड्स मैंने डिस्कस किए। इसी तरह कितने भी मोड्स के लिए हम निकाल सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी किसी भी मोड के लिए क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। यस और नो? और वेलोसिटी जो है स्ट्रिंग के लिए रूट टी बाई म्यू होती है, अगर याद हो, मास पर यूनिट लेंथ। तो जहां भी वेलोसिटी की जरूरत होगी दैट इज रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो अब आप देखिए पहले वाले मोड में F1 कितना होगा? V बाई लैम्डा वन।
दूसरे वाले में F2 कितना होगा, V बाई लैम्डा 2, तीसरे वाले में F3 कितना होगा, V बाई लैम्डा 4, देन V बाई लैम्डा। तो अब इसमें V की वैल्यू तो रूट टी बाई म्यू है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां रख दूंगा। तो लैम्डा 1 कितना है 2L पहले वाले में, दूसरे वाले में L, तीसरे वाले में 3V बाई 2L, चौथे वाले में V बाई लैम्डा 4 कितना L बाई 2, तो 2V बाई L। अब ये आपके पास अलग अलग मोड्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर आप ध्यान दें तो जनरल फॉर्मूला बन गया NV बाई 2L। देखिए nth के लिए क्या बन गया, NV बाई 2L बन गया ना। देखिए भाई पहले में क्या है, देखिए पहले में 1V बाई 2L, दूसरे में क्या है 2V बाई 2L, तीसरे में 3V बाई 2L, चौथे में 4V बाई 2L। अब वो कटते जा रहे हैं, वो अलग बात है ना। तो जनरल फॉर्मूला आ गया 2V बाई NV बाई 2L, यही आ गया जनरल फॉर्मूला। तो हमने ये देखा कि जब स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग पे फॉर्म हो रही हैं तो जो फ्रीक्वेंसीज बन रही हैं F1 F2 F3, इन सब की जो रेशो है वो सिंपल 1:2:3:n की रेशो के बराबर है। मतलब इस रेशो में आपके पास इवन नंबर्स भी हैं और ऑड नंबर्स भी हैं। तो इवन एंड ऑड बोथ हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ध्यान देना, जब स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग पे बनती हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी की रेशो में इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स होते हैं। अभी हम आगे ऑर्गन पाइप्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसमें सिर्फ ऑड नंबर्स होंगे, इवन नंबर नहीं होंगे, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो कई बार ये सब पूछता है आपसे कि शो करो कि दोनों हार्मोनिक्स है, तो यहाँ देखिए दोनों हार्मोनिक्स हैं, इवन हार्मोनिक्स भी हैं और ऑड हार्मोनिक्स भी हैं। जबकि जब हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगी, वहां पर इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होंगी। इज दैट ओके और नॉट ओके, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये आपके पास हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं इसको ऑर्गन पाइप के अंदर। अब ऑर्गन पाइप क्या होते हैं वो पहले समझ लेते हैं। आपके पास एक सिलेंडर टाइप का पाइप होता है, सिलिंड्रिकल पाइप। अगर एक एंड से तो हमेशा ओपन होता है, अगर दोनों एंड से ओपन है तो इसको हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। क्या बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। और अगर एक एंड से ओपन है और दूसरे से क्लोज्ड है, यहाँ से क्लोज्ड है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ओपन ऑर्गन पाइप में 1:2:3:4 सेम स्टोरी चलेगी, मतलब इवन और ऑड दोनों हार्मोनिक्स होंगे। जबकि क्लोज्ड में 1:3:5 इस तरह होगा, यानी सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे और इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ये जो ऑर्गन पाइप्स होते हैं और स्ट्रिंग, ये हमारी हेल्प करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन करने में। ये ऑर्गन पाइप बेसिकली बांसुरी वाला कॉन्सेप्ट है और स्ट्रिंग जो है वो वायलिन गिटार वाला कॉन्सेप्ट है। समझ में आ रही बात। आगे चल के जब हम इस चीज को हायर स्टडी करते हैं तो ये वहीं पर यूज होते हैं। इज दैट ओके और नॉट ओके, स्ट्रिंग का केस। अब आते हैं हम सबसे पहले ओपन और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। आपको ये ध्यान देना है, ओपन ऑर्गन पाइप के जो ओपन एंड होते हैं, ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनती है। क्या बनती है, एंटी नोड। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड बनती है। और जो क्लोज्ड पाइप है उसमें भी ओपन एंड पे तो एंटी नोड ही बनेगी, लेकिन क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड बनेगी। क्या बनेगी, नोड। ध्यान देना, तो ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड्स बनती हैं और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड्स बनती हैं। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। इज दैट क्लियर। यस सर। ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड्स बनेंगी और क्लोज्ड एंड पे हमेशा नोड्स बनेंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहला मोड क्या होगा, ओपन पे दोनों पे एंटी नोड बन रही थी, इस तरह बनेगा। ये देखिए क्लियर। और क्लोज्ड पे सबसे पहला तरीका ये, यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड नियरेस्ट। तो इस तरह आपके पास मल्टीपल वेज क्या होंगे वो हमें डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कोई भी ओपन ले लेते हैं हम। चलिए, तो ओपन ऑर्गन पाइप में सबसे
सबसे पहला तरीका हम डिस्कस करेंगे, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, 3-4 पाइप बना लेते हैं, फिर चौथा तरीका, एंड इसी तरह nth तरीका। तो सबसे पहला तरीका है बिना लूप के, नो लूप, आपके पास ये। दूसरा तरीका, एक लूप बन गई। तीसरा तरीका, 2 लूप बन गई। इज इट ओके? इस तरह क्लियर? अब आप यहां पर देखिए लेंथ कितनी हो गई भाई। एक जो ये हाफ लूप होती है, हमें मालूम है एक लूप λ/2 होती है, याद है ना? तो आधी लूप क्या होगी? λ/4 होगी, बोलो। यस आधी सर। लूप क्या होगी? λ/4। यहाँ पे देखा जाए तो 1 और 2, 2 λ/4 है, तो आप ऐसे गिनिए 2 λ/4। तो λ1 कितना हो गया? 2l। फ्रीक्वेंसी 1 कितनी हो जाएगी? v/λ1, तो कितनी हो गई? v/2l। इसी तरह अगले वाले में आइए, ये था पहला फंडामेंटल मोड। दूसरे वाले में आइए, 1 2 3 4, तो 4 λ/4, यस और नो? देखिए जो फुल लूप है उसमें 2 λ/4 है ना, देखो इस तरह है ना, 1, और इस लूप में एक 2 आधा और एक 3 और ये 4, तो 4 λ/4 है। तो 4 λ/4 ये हो गई लेंथ आपकी। तो 4 4 कट गए, तो λ2 कितनी हो गई? l के बराबर। तो f2 कितनी हो गई? v/λ2 यानी v/l। इसी तरह अगले में आइए, 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ कितनी हो गई? बोलो 6 λ/4 यानी 3/2 λ3। तो λ3 कितना हो गया? 2l/3। और फ्रिक्वेंसी 3 कितनी हो गई? बोलो v/2l/3, तो 3v/2l। देखो इसी तरह अगले में देखोगे तो 1 2 3 लूप्स बन गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लेंथ कितनी हो गई? 8 λ/4 यानी 2 λ4। तो λ4 कितना हो गया? l/2। तो फ्रीक्वेंसी f4 कितनी हो गई? v/l/2। तो अगर आप ध्यान दें तो सेम फॉर्मूला आएगा nth के लिए, nv/2l। सेम फॉर्मूला जो कि स्ट्रिंग में आया था, देखिए। तो रेशियो में 1:2:3:4:n, सेम आंसर आ रहा है। बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन ए ओपन ऑर्गन पाइप आल्सो। देखिए दिखा देता हूं मैं आपको स्ट्रिंग। आपने क्या पढ़ा था? वही पढ़ा था ना, nv/2l, देख लीजिए। और यहां पर भी क्या पढ़ा, देख लीजिए आप, nv/2l। यस और नो? यस सर। देख लीजिए यहां तक। किसी को डाउट हो तो बात करो मुझसे। इसके बाद हमारा आता है ओपन ऑर्गन पाइप के बाद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आते हैं जरा क्लोज्ड को भी देख लेते हैं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड का मतलब है एक एंड पे ये क्लोज्ड है। 3-4 केसेस ड्रॉ करने, 2 3 4, ठीक है। अब पहले में देखिए नोड और एंटी नोड बननी बिना लूप के। अगला एक लूप के बाद, अगला 2 लूप्स के बाद, वेव छोटी जा रही है, फिर 3 लूप्स के बाद। गेटिंग इट? अब पहले में लेंथ कितनी है? 1 λ/4। अगले में लेंथ कितनी? देखिए अगले में बोलो हाँ या ना। यस सर। तो λ1 कितना हो गया? 4l। λ2 कितना आ गया? 4l/3। λ3 कितना आ गया? 4l/5। और λ4 कितना आ गया? 4l/7। देखो कैसे, पहले में सिर्फ एक ही लूप थी, अगले में 1 2 3, 3 क्वार्टर है, क्वार्टर मीन्स 1/4। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 7 λ/4 है ना, इस तरह। तो गिनना कैसे वो भी समझना जरूरी है। अब पहले में फ्रीक्वेंसी f1 क्या आई? v/λ1 इज 4l। अगले में
सॉरी v बाई 4l/3, ये 3v/4l। अगले में बोलो, 5v/4l। है ना, तो ऑड ऑड आ रहे हैं ना। अगले में 7v/4l। तो रेशो देखेंगे तो 1:2:3:5:7, 2 नहीं है ना। तो ये आपके पास ऑड नंबर्स 2n-1 है ना, ऑड नंबर्स रेशियो है, यानी ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर अलाउड टू फॉर्म इन ए व्हाट, ओपन या क्लोज्ड, जल्दी बताइए। क्लोज्ड। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपकी जो है वो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड और इवन दोनों हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं। तो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, समझ में आता है यहाँ तक? यस। डाउट है तो मुझसे पूछिए यहाँ तक। अब आ जाइए जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ यहाँ पे। स्कूल में टेस्ट वेस्ट चल रहे हैं क्या अभी? यस सर, PT2। PT2 चल रहे हैं, चलो। कब तक है बेटा? सर 23। 23 यानी सैटरडे तक ना। उसमें कहाँ तक आ रहा है फिजिक्स में? फिजिक्स का तो पेपर हो चुका है आपका। यस सर, 3 चैप्टर आ रहे थे फिजिक्स के। कौन कौन से थे? मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स, कौन कौन से चैप्टर थे कशिश? सर ग्रेविटी और सॉलिड्स। और फ्लूइड्स? नहीं सर, फ्लूइड्स नहीं थे। फिर कौन सा था? रोटेशन था पीछे वाला? यस सर, रोटेशन था। चलो, हाँ भाई अर्चित, समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है आज क्लास में? क्योंकि 2 ही लोग हो तुम, तभी मैंने कहा पूछूं एक बार। अर्चित समझ में आ रहा है ये? यस सर। 14th क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है? ए वायर इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड। एक वायर है, 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रेच कर रखी है, और कह रहा है ये कौन से मोड में वाइब्रेट करती? फंडामेंटल मोड में। वायर सुनते ही हमें पता चल गया फ्रीक्वेंसी होती है NV/2L, और N 1 है फंडामेंटल मोड के लिए, पता है ना। फंडामेंटल मोड के लिए N कितना है? 1 है। अब आगे पढ़िए, कह रहे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 45 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। मास ऑफ द वायर इज 3.5 into 10⁻² kg एंड लीनियर डेंसिटी लैम्डा, यानी मास पर यूनिट लेंथ, जिसको म्यू कहा था हमने, है ना। मास पर यूनिट लेंथ इज व्हाट? 4 into 10⁻²। कह रहे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव इन द स्ट्रिंग। एक पार्ट पूछा हुआ आपसे, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, स्पीड पूछी हुई है ट्रांसवर्स वेव की, स्पीड कितनी है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या पूछा है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। अब आप ये बताइए, अब आपके पास स्पीड निकालने का तरीका क्या है? पहले तो ये सोचना है, स्पीड निकालने का तरीका है T/μ का रूट। तो T तो दिया नहीं हुआ, तो ये फॉर्मूला तो लगने वाला नहीं है। और क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी इज NV/2L। तो फ्रीक्वेंसी जब 45 दे रखी तो N 1 है, V पता नहीं है, 2L। अगर लेंथ पता है क्या? देखिए नहीं पता, लेकिन अगर मैं मास को मास पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर दूं, यानी मास को म्यू से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या होगा? लेंथ। बोलो हाँ या ना। यस सर। मास को यानी 3.5 into 10⁻² को मास पर यूनिट लेंथ यानी 4 into 10⁻² से डिवाइड कर दूं, तो आ जाएगा 35/40, यानी 5 से काट दो 7/8 मीटर, ये लेंथ आ गई आपकी। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो V/2 into 7/8 is 45, तो V becomes
45 इंटू 14/8 ये वेलोसिटी आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। फर्स्ट पार्ट, इज दैट ओके और नॉट? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सर। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। अब जब v आ गया एक पार्ट में, सेकंड पार्ट में टेंशन पूछा है, तो v इज t बाई म्यू का रूट, तो टेंशन स्क्वायर कर दो, v स्क्वायर इंटू म्यू के बराबर हो जाएगा। तो v आपके पास आ गई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 45 इंटू 14/8, तो 270 के आसपास कुछ आएगा। देखो सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली इट शुड बी 79 समथिंग, लगभग इतना आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लीजिए। तो जो भी आएगा, अगर 79 आता है तो 79 का स्क्वायर इंटू म्यू इज 4 इंटू 10⁻², दैट इज टेंशन, और आंसर शुड बी इन न्यूटन। देखो क्लियर है बेटा? चेक करिए ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। हाँ भाई, समझ में जिसको जिसको आया हाथ रेज करो, नहीं आया तो बात करो। कोई डाउट है तो बात करिए। चलिए ठीक है, 15th क्वेश्चन में आ जाइए। 16 और 17 होमवर्क मार्क कर दीजिए। 16 एंड 17 मार्क देम एज होमवर्क, और 15th क्वेश्चन स्टार्ट करिए। शुरू करो 15th। क्या बोल रहा है? ए मीटर लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड विद ए मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड। मतलब ट्यूब है, एक एंड से ओपन है, मतलब कौन सा ऑर्गन पाइप है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और इस पे मूवेबल पिस्टन है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे ओपन है। ये मूवेबल पिस्टन है, मतलब इस तरह ट्यूब है, पिस्टन चल रहा है। आगे क्या बोलता है? 1 मीटर लॉन्ग पाइप विद ए मूवेबल पिस्टन एट अदर एंड shows resonance with a fixed frequency source in tuning fork of 340 Hz। तो आपके पास बेसिकली रेजोनेंस कितने के साथ, रेजोनेंस यानी फ्रीक्वेंसी मैच करना, कितने पे मैच कर रही? 340 हर्ट्ज पे। पढ़िए जरा ध्यान से। व्हेन द ट्यूब लेंथ इज 25.5, कब करता है रेजोनेंस? जब ट्यूब की लेंथ 25.5 है, या फिर 79.3 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। तो दो जगह पे रेजोनेंस होती है, इस लेंथ पे और इस लेंथ पे। इसके बाद क्या बोलते हैं? एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड पता करिए। और कह रहे हैं एज इफेक्ट को इग्नोर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऑड, यानी 2n-1v/4l, यही आएगी। बोलो ऑड है ना, याद है? 1:3:5:7:2n-1, यस है ना? तो पहले में क्या आई थी? 1v/4l, अगले में क्या आई थी? 3v/4l, तो nth में क्या आएगी? 2n-1v/4l। ओके और नॉट? यस सर। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो 2n-1 v/4l, दो जगह रेजोनेंस होता है, तो फ्रीक्वेंसी दो जगह मैच करती है, एक बार पहली लेंथ के लिए और एक बार दूसरी लेंथ के लिए। L2, L1 और L2 आपको ये दे रखे। L1 कितना दिया हुआ है? 25.5, और L2 कितना दिया हुआ है? 79.3। क्लियर? इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास N1 और N2 की रेशियो आ जाएगी। सॉल्व करने पर N1 और N2 की रेशियो 1:3 आएगी। मतलब इसका ये हुआ कि जो 25.5 वाला है, इसकी फर्स्ट हार्मोनिक, और 79.3 वाले की थर्ड हार्मोनिक, ये मैच करती है। मतलब इस वाले की पहली और इस वाले की तीसरी, जो रेजोनेंस हो रहा है फॉर्क का, वो पहले वाली लेंथ पे फर्स्ट हार्मोनिक पे हो रहा है, और तीसरे वाली लेंथ पे 79.3 पे हो रहा है। इज दैट ओके? तो आपके पास ये पता चल गया दोनों n की रेशियो 1:3 है। तो अब आप किसी का भी निकाल लो, किसी का भी, मतलब या तो, एक मिनट हाइलाइटर यूज कर रहा हूं मैं, देखिएगा ज्यादा ध्यान से।
एक मिनट वेट करिए, हैंग कर रहा है थोड़ा नेटवर्क डाउन है। आपके पास मतलब मैं बोलना चाहता हूँ जैसे आपने लिखा ना 2n-1 v/4l, तो एक बार L1 के लिए लिया, एक बार L2 के लिए लिया है, तो या तो आप इस वाले फॉर्मूले में 340 से कंपेयर कर दो क्योंकि फ्रीक्वेंसी 340 दे रखी है, या फिर आप दूसरे वाले फॉर्मूले को 340 से कंपेयर कर दो, इस वाले को। दोनों में से किसी को भी 340 से कंपेयर कर सकते हो, इसको भी 340 से कंपेयर कर सकते हो, इसको भी 340 से कंपेयर कर सकते हो। फर्क क्या होगा, अगर आप बाद वाले को लेते हो तो L2 कितनी आएगी 79.3 और N2 कितना आएगा 3। पहले वाले को लेते हो तो L1 कितना आएगा 25.5 और N1 कितना आएगा 1, और इसको किससे कंपेयर करना है 340 से, तो आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट और नॉट। अब मान लो मैं पहले वाला ले लेता हूँ 2n1-1 v/4l1 इज इक्वल टू 340, तो ये 1 लूंगा और ये कितना लूंगा 25.5, सॉल्व करूंगा V की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, लगभग लगभग 347 अप्रॉक्स आएगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके यस सर। 16-17 आपको होमवर्क में करना है, 16 और 17 दो क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। यहां तक कोई डाउट है तो मुझसे बात कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इसके बाद हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बीट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज पर आवर सिलेबस। तो बीट्स का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी हार्ट बीट, ड्रम बीट, ड्रम, ठीक है, ड्रम बीट्स, हार्ट बीट, तो ये सब बीट्स हैं बेसिकली। तो बीट्स है क्या, अगर दो वेव्स, वेव 1 और वेव 2 दोनों सुपर इम्पोज करती हैं, ये तो पहले भी हो रहा था, इसमें नया क्या है, दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है लेकिन फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है। मतलब टू वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुपर इम्पोज, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में भी f1 और f2 का जो डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन 10 हर्ट्ज, मैक्सिमम 10 हर्ट्ज हो सकता है। क्लियर है, तो अब दोबारा बोलता हूं, इफ टू वेव्स हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड but slightly different frequency superimpose each other, then the resultant waves formed have variable amplitude that varies with time। ऐसा एम्पलीट्यूड आएगा जो टाइम के साथ वेरी करेगा। क्लियर, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड वेरी करेगा, and these waves formed are called beats। got it or not, what are beats? देखो सर एक बार फिर से बता दो। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, कितना डिफरेंस हो, लेस देन 10 हर्ट्ज, तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको क्या बोलेंगे, बीट। और बीट की खास बात क्या है, इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है इस तरह पीरियोडिकली। अब कैसे चेंज होगा, किस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों वेव्स की इक्वेशन पे। तो एक पर्टिकुलर केस जो हमारे सिलेबस में वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है कशिश, समझ में आया बड़ों में? यस सर। अब मान लीजिए मेरे पास दो वेव्स हैं, y1 इज इक्वल टू a sin omega 1t, omega 1 is 2 pi f1t, and y2 is a sin omega 2 यानी 2 pi f2t। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, बाकी सब सेम है। अब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, दो वेव्स हैं, प्लस, तो y क्या होगी, y1 प्लस y2, a कॉमन आ गया। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, 2 साइन दोनों का सम और कॉस दोनों का डिफरेंस। देखो यही होता है ना, साइन ए प्लस साइन बी इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। उस फॉर्मूले को मैंने लगाया तो ये बन गया 2a कॉस पाई f1 माइनस f2t साइन पाई f1 प्लस f2t। देखिए, अरे
यहाँ तक देखिए पहले, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझसे बात करो। नो सर, क्लियर है। अर्चित आपको भी क्लियर है बेटा? यस सर। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद है आपको, भूल भाल गए हो? ये बताओ पहले मुझे, काम की बात। सर याद है। साइन ए प्लस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का क्या होता है वो बता दो चलो। सर 2 cos टू कॉस a plus b by 2 sin a minus b by 2। साइन इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, ध्यान देना, ये वाली टर्म, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ बीट, एम्पलीट्यूड ऑफ बीट। क्लियर? मतलब ये जो बीट का एम्पलीट्यूड है वो खुद ही एक इक्वेशन है, ये आपस अपने आप में ही एक इक्वेशन है, समझ रहे हैं? तो अगर मैं इसको एम्पलीट्यूड को ए डैश बोल दूं, ए डैश, कई लोग उसको स्मॉल ए ले लेते हैं, इसको कैपिटल ए ले लेते हैं, मर्जी है। तो ए डैश साइन पाई f1 प्लस f2t, यही आएगा, बोलो यही आ गया। और एम्पलीट्यूड इटसेल्फ इज इक्वेशन, दिस इक्वेशन, एम्पलीट्यूड इटसेल्फ इज इक्वेशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं आपको तो मैं बता दूं, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसे नॉर्मली वेव में क्या होता था, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, देखिए मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड खुद कॉज की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? देखिए कॉज की इक्वेशन को। कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? कॉज को। तो एम्पलीट्यूड आपका कॉज की इक्वेशन यूं आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड जो डॉटेड लाइन है वो स्ट्रेट की बजाय यूं आएगी, ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है। वेव कहाँ है? वेव इसके अंदर है, वेव इसके अंदर है। कैसी है वेव, जरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। वेव साइन के फॉर्म में, तो जीरो से शुरू हुई, ये देखो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, कम हो रहा है, देखिए हो रहा है कम 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 मिनिमम, फिर ज्यादा 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 और ज्यादा, फिर कम 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 मिनिमम, फिर ज्यादा ज्यादा और ज्यादा। एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, यस और नो? सच वेव्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड बीट्स। क्लियर? कितने टाइम के बाद ये मिनिमम होती हैं दोनों, ध्यान देना, दैट इज 1/, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। कितने टाइम के बाद मैक्सिमम होती है? दैट इज ऑल्सो 1/, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। और ये जो f1 माइनस f2 है, दिस इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं हम इसको? बीट फ्रीक्वेंसी। बीट की फ्रीक्वेंसी मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है या इसका रेसिप्रोकल वो टाइम है जिसके बाद बीट्स का एम्पलीट्यूड सक्सेसिवली मिनिमम और सक्सेसिवली मैक्सिमम होता है। इज दैट ओके और नॉट ओके? देखो भाई यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आप चाहो तो मैं ये प्रूफ भी कर सकता हूँ, इसका प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन आप चाहते हो तो मैं प्रूफ कर दूं ये कैसे इतने पे मिनिमम है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है, कौन सी? 2a cos पाई f1 माइनस f2t। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, देखिए 2a cos पाई f1 माइनस f2t। हमें मालूम है कॉस मिनिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है कॉस? 180 डिग्री पे, -1 होता है ना, बोलो 180 डिग्री पे, यस सर। मतलब पाई पे, 3 पाई पे, यानी 2n-1 पाई पे कॉस मिनिमम है। और मैक्सिमम कब होता है? 0 पे, 0 पे 2 पाई पे और 4 पाई पे, यानी 2n पाई पे, ये मैक्सिमम है। आप देखिए, है ना? तो अगर आप इसको, इस वाली वैल्यू को मैक्सिमम पता करना है तो इससे कंपेयर कर दो, और मिनिमम पता करना है तो इससे कंपेयर कर दो, आपके पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम पता करना है तो किससे कंपेयर कर दो, जल्दी बोलो? 2n पाई से। और मिनिमम पता करना है तो किससे कंपेयर कर दो? 2n-1 पाई से। तो ये जो टाइम है उसकी वैल्यू आ जाएगी। करके देख लेते हैं जरा, देखिए जो एंगल है हमारा कॉस का, पाई f1 माइनस f2t, ये मैक्सिमम है तो किससे किया? 2n पाई से कंपेयर किया। पाई पाई कट गया, देखो बोलो भाई, पाई पाई कट गया तो टाइम कितना हो गया?
2n अपॉन f1 माइनस f2, यहाँ पे मैक्सिमम है, और n की वैल्यू क्या है 0 1 2 है ना। तो बोलो कहाँ कहाँ पे मैक्सिमम में आ जाएगा, बोलो बच्चों। तो 0 मतलब क्या हुआ, रखो जरा करके देखो, 0 रखोगे तो 0, 1 रखो तो 1 अपॉन f1 माइनस f2 टाइम पे मैक्सिमम है। फिर अगला कहाँ पर है, 2 अपॉन f1 माइनस f2 टाइम पे मैक्सिमम। इस तरह मैक्सिमम की आपकी इक्वेशंस आ रही, कहाँ कहाँ मैक्सिमम होगा। और इसी तरह अगर कहाँ कहाँ मिनिमम चाहिए आपको, तो किससे कंपेयर करोगे, 2n माइनस 1 पाई से। तो यू कैन गेट द पोजिशन ऑफ मिनिमम ऑल्सो। इज दैट ओके और नॉट ओके? यस सर। अब ये जो आपको मैंने बताया, इसके नोट्स तो आज मैं भेज दूंगा आपको, और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक होता है डॉपलर्स इफेक्ट, लेकिन वो 4-5 साल से हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, लेकिन वो आपने नहीं करने हैं। तो जितने मैंने आपको बताए वहां तक अपने क्वेश्चंस कैरी आउट करने और अच्छे से पढ़ लेना है। और इस चैप्टर में जो भी डाउट्स हैं अगर कोई, तो वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। आपके होमवर्क में या किसी भी चीज में कोई डाउट्स हैं तो वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। बाकी आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो जाता है। ओके, समझ में सर आया? ओवरऑल सिलेबस? ओवरऑल सिलेबस, और क्या, ये लास्ट चैप्टर है आपका। बताओ कुछ और पढ़ाना है इसके बाद? क्या हुआ अर्चित, लास्ट चैप्टर है ना ये? यस सर। तो इसके बाद फिर कौन सा चैप्टर है, अब तो 12th क्लास आ जाएगी आपकी। ठीक है, आपका ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, पूरा का पूरा सिलेबस। आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई डाउट्स हैं तो वो हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। और फ्राइडे को जब डाउट्स हमारे हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना रिवीजन आगे सेकंड बुक का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और सेकंड बुक के रिवीजन का शेड्यूल मैं आपसे ग्रुप में डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे कंटिन्यू करना है, 1 बाय 1। 2-2 चैप्टर्स आपको पढ़ के रखने होंगे, और उनका हम डिस्कशन 1 बाय 1 करते चलेंगे, और उनके टेस्ट भी लेते चलेंगे। इज इट ओके? रिवीजन, टेस्ट एंड डिस्कशन दैट विल बी कंटिन्यूड, बाकी योर सिलेबस इज डन। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो रिवीजन मैं यही सोच रहा हूँ कि आपका टेस्ट के बाद ही रिवीजन कंटिन्यू किया जाए, जब आपके स्कूल के एग्जाम से खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा आपको गैप भी मिल जाए, आप पढ़ भी लो। हमने कशिश पहले भी रिवीजन किया था, कहाँ तक किया था, रोटेशन तक या ग्रेविटेशन तक? सर रोटेशन तक। रोटेशन तक। तो अब जो हम रिवीजन शुरू करेंगे वो ग्रेविटेशन से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? ग्रेविटेशन ऑनवर्ड्स। क्लियर? यस सर। और तो आप इनके ये जो वेव के जो मैंने क्वेश्चंस बोले, इनको अपना कंप्लीट कर लो। इनके डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ लो, या डाउट्स मुझे काम करना व्हाट्सएप कर देना। इसका रिवीजन आप अभी बताओ कब तक पढ़ लोगे? ग्रेविटेशन चैप्टर पहले आपको पढ़ना होगा, तो ग्रेविटेशन का रिवीजन करेंगे। इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आप लोगों को, ये बताइए मुझे। सर डाउट के बाद ही कर लेंगे ग्रेविटेशन शुरू। फ्राइडे को ही ना? यस सर। ठीक है, तो फ्राइडे को आप अपने डाउट्स पूछने के बाद ग्रेविटेशन पढ़ के रखना, हम ग्रेविटेशन का रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय। सर फाइनल एग्जाम्स में सेकंड बुक की वेटेज ज्यादा होती है कि फर्स्ट बुक की? सेकंड बुक की ज्यादा होती है, 65% के आसपास होती है सेकंड बुक आपकी। ठीक है, यस सर। और बताओ, और कुछ पूछना है आपको? नो सर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो, और ग्रेविटेशन का रिवीजन पढ़ के आएंगे आप लोग, और उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।